हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे हमने शुरू किया है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो उसी के चलते हुए आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेते हैं जो कि आरआरबी इलाहाबाद का है। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डेट भी इस पर मेंशन है 26/8/2007। ठीक है, तो इलाहाबाद जोन का ये रेलवे का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, जो भी थ्योरी निकल के आएगी, वो सभी का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूँगा। आई होप आप पिछला वीडियो एंजॉय किए होंगे और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है मानस अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसमें तो आंसर आपको विजिबल है। तो इसमें हम इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है और क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो उस बात पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे का ये पेपर है, तो रेलवे इसे ये साबित होता है कि रेलवे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, जितने टाइगर रिजर्व होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर असम की हो रही है, तो असम को क्यों ना हम चर्चा कर लें और भी पॉइंट पे कि उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, उसके बॉर्डर कैसे कैसे हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम और भी समझ लेते हैं इसके साथ साथ। तो आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैं आपको मैप की तरफ ले चल रहा हूँ। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ओके, हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि वेयर इज असम, असम कहाँ पे है। ठीक है, तो असम आप देख पा रहे हो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये येलो कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये असम है। ओके, तो असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भाग है भारत का। और इसके साथ साथ आप ऊपर देखोगे, इसके नॉर्थ साइड में तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय से घिरा हुआ ये असम है। इन सातों स्टेट को जो है सिस्टर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, भारत की 7 स्टेट सिस्टर के नाम से ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य जाने जाते हैं। तो हमने मैप पे लोकेशन देख ली असम की। ओके, अब देख लेते हैं कि असम का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कौन कौन से देश से कनेक्ट करता है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे असम का जो बॉर्डर लिंक हो रही है वो भूटान के साथ हो रही है, और दूसरी बाउंड्री इसके साथ कहीं बांग्लादेश में भी टच हुई है। ठीक है, तो दो कंट्री से इसकी बाउंड्री टच होती है, पहला भूटान और दूसरा बांग्लादेश। ये चर्चा होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, मतलब पॉलिटिकल में मतलब गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, और लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है, लैंग्वेज कौन सी है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात अगर असम की जाए, तो असम में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। तो मतलब राज्यसभा में 7 सीटें, उसकी डबल 14 सीटें लोकसभा में हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है रेलवे के, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा सीटों को लेकर क्वेश्चन कई बार आए हैं। और गवर्नर सीएम के भी क्वेश्चन आते हैं कि असम राज्य के गवर्नर कौन है और असम राज्य के सीएम कौन है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर करेंगे। आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है असम में। असम में 2 मेजर नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है, मतलब एक सींग वाला गेंडा जहाँ पे मिलता है, सो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों सिचुएटेड हैं कहाँ पे, असम में। ठीक है, अब कल्चर पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डांस होते हैं,
तो मेनली 3 डांस होते हैं असम में, सतरिया डांस, बोडो डांस और बिहू डांस। तीनों डांस अगर एग्ज़ाम में आता है, सतरिया, बोडो, बिहू, तो ये तीनों बिलोंग करते हैं कहाँ से, अपने असम पे। ठीक है। फिर देख लेते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, नोटेबल पर्सन कौन कौन से थे। तो नोटेबल पर्सन पे आप जब जानना चाहोगे असम के, तो अभी 2 मेनली हैं जो फेमस हैं, जो एग्ज़ाम में आने का जिनका चांस है। पहला हिमा दास और सेकंड भूपेन हजारिका। तो हिमा दास कौन है? हिमा दास अपनी स्प्रिंटर हैं, धावक, एथलीट। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल की स्प्रिंटर हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि हिमा दास किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो वो असम राज्य से बिलोंग करती हैं। भूपेन हजारिका पे चर्चा कर लें। भूपेन हजारिका जी जो थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन और सिंगर थे असम राज्य के। अब देख लेते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन असम से क्या क्या हो सकती है। असम में करंट अफेयर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। तो आपको बता दूं कि ढोला सदिया ब्रिज, जिसका और एक नाम है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये दोनों ब्रिज असम राज्य में ही बने और रिसेंटली 26 मई 2017 में इसका इनाग्रेशन किया गया बाय पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये 2 स्टेट को कनेक्ट करता है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम। कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लोहित रिवर पे सिचुएटेड है। लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ओके। असम के तिनसुकिया ज़िले में ढोला विलेज में ये ब्रिज का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। मतलब कि क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ढोला सदिया ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, ये 2 ब्रिज, दोनों का मतलब सेम ही नाम है, ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि असम राज्य में स्थित है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। अब गाइस हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। इस तरीके से हमने जाना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ, यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे अपने। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जितने भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे हर बार पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं मैप पे, राजस्थान का भी दर्शन कर लेते हैं। ओके, ये रहा आपका मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। आप राजस्थान देख पा रहे होगे, पिंक कलर से राजस्थान को दिखाया गया है। राजस्थान के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। सेकेंड पॉइंट, राजस्थान को लैंड्स ऑफ किंग्स बोला जाता है, मतलब राजाओं की भूमि बोली जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर आप मैप पे देख पा रहे होगे कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब राजस्थान राज्य पे आप चलोगे तो यहाँ के गवर्नर की बात कर लीजिए, गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। सीएम की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी हैं, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा में इनकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में इनकी 25 सीटें हैं। लैंग्वेज जो बोली जाती है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ओके, कल्चर पर डिस्कशन कर लेते हैं। कल्चर में इनका एक फेमस जो डांस है वो घूमर है। घूमर नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो राजस्थान से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से है राजस्थान में? कालीबंगन साइट है, जो कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन की है, वो यहाँ पे है। और दिलवारा जैन टेम्पल, जैन मंदिर जो है वो भी राजस्थान में है। बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं कि कितने नेशनल पार्क, कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, घाना बर्ड सेंचुरी, थार डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं आपके राजस्थान में हैं। ठीक है, जिसमें से केवलादेव नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का।
तो इस तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लिया। ओके, नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नापी संलयन है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कल वाली वीडियो में कर लिया है कि सनलाइट में जो क्रिया होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न की। ठीक है, नाप की संलयन होती है किन दो एलिमेंट के बीच, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। ओके, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब यहाँ से हमको दिमाग लगाना है कि फुटबॉल से क्वेश्चन तो आया ही है, मतलब रेलवे क्या करता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो कप और ट्रॉफी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पूछ लेगा कि सुब्रतो कप किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है। और दूसरा टाइप का हो गया कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे आपसे पूछेगा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तीसरा, स्पोर्ट्स से संबंधित विभिन्न जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उनका नाम भी पूछ सकता है, उन प्लेयरों की कंट्री ओरिजिन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो इस क्वेश्चन से हम थोड़ा और भी एक्सप्लेन करते हैं कि इससे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात अगर फुटबॉल की है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। और भी कप ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। कौन कौन से कप ट्रॉफी हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। पहला हो गया फीफा कप, रोबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, सीजर्स कप, मर्डेका कप। मतलब टोटल 8 कप हैं या 8 ट्रॉफी हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं। कौन कौन सी, फीफा नंबर 1 हो गया, दूसरा रोबर्ट्स हो गया, तीसरा सुब्रतो कप, चौथा डूरन कप, पाँचवां संतोष ट्रॉफी, छठा यूरो कप, सातवां सीजर्स कप और 8वां मर्डेका कप। ये 8 कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नंबर ऑफ प्लेयर मैंने बताया कि 11 होते हैं फुटबॉल में। ठीक है, प्लेयर कौन कौन से हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर का नाम बताऊंगा मैं आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनी मेसी। ये 3 इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हो, जो आपको विजुअल हो रहा है, ये भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिक है। ठीक है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये पुर्तगीज़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुर्तगीज़ से ये बिलोंग करते हैं क्रिस्टियो रोनाल्डो। और दूसरा नाम जो मैंने बताया वो लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। आप स्क्रीन पर पिक देख पा रहे होगे इन लोगों की। तो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं फुटबॉल जगत के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगीज़ से बिलोंग करते हैं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी होती है स्पोर्ट्स में, कभी कभी एग्ज़ाम में आती है, शब्दावली जिसे बोला जाता है। तो जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ड्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। इन सेम वे बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग, ठीक है, ये सारे वर्ड फुटबॉल से संबंधित हैं। तो हम अपना ये क्वेश्चन भी कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, यूनिट हर बार पूछी जाती है, तो यूनिट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, किस मेटल का बना हुआ होता है। ये बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है। क्यों होता है कि टंगस्टन का जो है ना, जो टम्परेचर होता है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत हाई टम्परेचर रेंज पर ये मेल्ट होता है। सो टंगस्टन जो है फिलामेंट के रूप में यूज होता है। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ अपने आगे के क्वेश्चनों पे। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा। बिक्री कर जो होता है सेल टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्ज़ाम में ये गलती मत करना आप, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक है। बिक्री कर जो होता है या सेल टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब टैक्स अपने इंडिया में कितने टाइप के होते हैं,
वो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो टैक्स होते हैं अपने इंडिया में दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल गेंस टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, प्रिक्विस्टिस टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ये सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है? सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया और वैट हो गया। इसके साथ साथ जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इकोनॉमी से भी रेलवे क्वेश्चन उठाता है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी अपने कवर किए। अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एंशियंट हिस्ट्री से अराइज हो रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में कौन से पॉइंट से? एंशियंट हिस्ट्री में जो 16 महाजनपदों का उदय जब आप पढ़ोगे जाके, तो वहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है। महाजनपदों के उदय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ था आगंतुर निकाय, ठीक है, उसके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। मतलब बुद्ध के 6 वर्ष पहले ही, जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो अपना इंडिया था 16 महाजनपदों में विभक्त हुआ था, ठीक है, बटा हुआ था। 16 महाजनपदों का नाम याद करना मुश्किल है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाम जो था पहला है वो अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन जनपद की राजधानी हुआ करती थी अलग अलग। जैसे मगध की राजधानी उस टाइम गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी, जो कि आपका आधुनिक क्षेत्र पटना गया बिहार में है। इसी तरीके कौशल जो है फैज़ाबाद यूपी में था। तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ से एराइज हो रहा है, ओके। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। ये सो कॉमन क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है, पानी की टंकी में काई रोकने के लिए किस केमिकल का यूज़ करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का यूज़ होता है। कॉपर सल्फेट मतलब केमिकल फार्मूला देख लेते हैं, इसका क्या होता है, CuSO4, ओके। ये भी इजी क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब आप देख रहे हो कि जो कॉमर्शियल टाइप के क्वेश्चन होते हैं रेलवे केमिस्ट्री से, वही क्वेश्चन उठाता है जो मतलब हम डेली यूज़ में लेते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला देख लेते हैं, CaOCl2, ओके। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघट विकृत के अवशोषित कर लेता है प्रत्यास्थता कहलाती है। बेसिकली ये कि फिजिक्स के मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हिंदी थोड़ी सी टफ है, समझ में नहीं आएगी, सो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये बेसिकली इलास्टिसिटी के बारे में पूछा है, ठीक है। इलास्टिसिटी होती क्या है? एबिलिटी ऑफ डिफॉर्म मटेरियल बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग और रिमूव। मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है, और इलास्टिसिटी की वजह से ही वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करती है। जैसे रबड़ को आप खींचते हो, फिर जब फोर्स हटाते हो वहाँ से, तो फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है, तो वही है इलास्टिसिटी, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवेशित कैपेसिटर में स्थित वैद्युत ऊर्जा होती है। कैपेसिटर जान लेते हैं क्या होता है। कैपेसिटर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये, वो डिस्कशन कर लेते हैं। कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस इज अ बेसिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिलीज इट एज इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द सर्किट।
मतलब ये स्टोरेज डिवाइस की तरीके यूज होता है सर्किट में। जब भी सर्किट को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो रिलीज करता है। कैपेसिटर को आप बैटरी से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अंतर क्या होता है कि बैटरी में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब सर्किट को ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैराडे होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो अपने मोबाइल के जो फ्लैश लाइट होती है वहाँ पे कैपेसिटर का यूज हम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। ठीक है, तो ये एंशियंट हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन और मिल गया। चाणक्य की बात हो रही है तो चाणक्य के दो और नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी थी? तो वो विषय था राजनीतिक शास्त्र पे। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं था, ये राजनीतिक जो राइट्स हुआ करते थे, राजनीतिक कॉन्सेप्ट हुए थे, उस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा जिसको कॉलरा बोला जाता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया से बायोलॉजी की क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी जो बैक्टीरिया से होने वाले और रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया से ही आपकी टिटनेस, टाइफाइड, हैजा जिसको कॉलरा बोला जाता है, निमोनिया, लेप्रोसी, प्लेग, काली खांसी, ये सारे जो है बैक्टीरिया जनित जो है रोग हैं। ओके, मतलब इन सब का कारण जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ सकती है। यह भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सूर्य ग्रहण का फिनोमिना कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सन तो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पर स्थिर रहता है, उसके चक्कर चंद्रमा और पृथ्वी लगाते रहते हैं। ठीक है, तो कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है, कभी पृथ्वी बीच में आ जाता है। तो जो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया होती है उसमें जो है चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण बोला जाता है। और चंद्र ग्रहण की क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सन की परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तो इस प्रक्रिया को चंद्र ग्रहण बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन इज, आर्यभट्ट किस राजा के दरबार में रहता था? तो इसमें आंसर है इसका होगा चंद्रगुप्त सेकंड। अब ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो रहा है? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में जब आप गुप्ता वंश के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त 240-280 एडी में गद्दी पर बैठता है, 240 में 280 एडी तक राज करता है। उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच राज करता है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, जहाँ से गुप्त संवत की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 319 और 20 ईस्वी से गुप्त संवत की स्टार्टिंग करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इनको ही महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ भारत बोला गया, कविराज भी इन्हीं को बोला जाता है। और हरिसेन जो प्रसिद्ध कवि हुआ करता था इनके ही दरबार में रहता था। इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही जो चीनी यात्री फाइयान होता है वो भारत की यात्रा करता है और इनके दरबार में ही आके रहता है। और चंद्रगुप्त की जो टीम थी काफ़ी सॉलिड थी, जिसमें आर्यभट्ट, धन्वंतरी, कालिदास, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, ये सारे जो स्कॉलर थे सब इन्हीं के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। इनका दूसरा नाम गोविंद गुप्त भी था।
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराया है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। स्कंदगुप्त का मेन काम था इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, जो कि सुदर्शन झील गुजरात में है, ठीक है, गिरनार में। स्कंदगुप्त के बाद जो लास्ट शासक हुआ गुप्ता वंश का, वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी और सारी जानकारियाँ ले लेते हैं क्या क्या थी। गुप्ता डायनेस्टी का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था, ठीक है। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन जारी किए। गोल्ड कॉइन को दीनार बोला गया और सिल्वर कॉइन को रुपये का बोला गया। इनकी जो राजकीय भाषा थी कामकाज की, वो प्राकृत थी। धर्म, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। मंदिर बनाने की जो कला का ज्ञान हुआ था गुप्त काल से ही हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सांस्कृतिक विरासत के कारण सांस्कृतिक कल्चर इनका इतना स्ट्रांग था कि गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। गोल्डन एज गुप्त काल को ही बोला जाता है। इन्हीं के टाइम में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत नामक 2 किताबें लिखी। सूर्य सिद्धांत के माध्यम से ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये समझाया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, ठीक है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसके साथ साथ ही जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। फिर पंचतंत्र की खोज विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र ग्रंथ है, इसकी भी खोज जो है गुप्तकालीन में ही हुई। तो गुप्ता वंश एक तरीके से काफ़ी समृद्ध राजवंश था भारत का। भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्तकालीन जो भी राजा हुए वो काफ़ी अच्छे काम किए और काफ़ी बड़े लेवल पे इनकी ग्रोथ थी। बड़े बड़े इसी टाइम ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। और यहाँ तक कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है। इस तरीके से हमने आज डिस्कशन किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आरआरबी इलाहाबाद का पेपर था 26/8/2007 का। लगभग 17 क्वेश्चन तो डिक्टो मैंने पढ़ाया आपको। इसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट दिया, रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया, रिलेटेड क्वेश्चन बताए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।